केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होने वाले फार्मूला सारे इसी वीडियो में देखेंगे। पहले फार्मूला देखते हैं। अगर कोई रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये माइनस मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, बस माइनस हमको ये दिखा रहा है। और यहाँ प्रोडक्ट की जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, तो रेट जितना चेंज हमारा कंसंट्रेशन में आएगा रिएक्टेंट के, उतना ही कितना आएगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये कंडीशन कब है, जब R गिव्स P, R जो हमारा P में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हमारी रिएक्शन होती है 2R गिव्स P, या 2R जो कन्वर्ट होता है हमारा P प्रोडक्ट में, तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा हमारे पास माइनस साइन तो पहले की तरह रहेगा, कॉफिशिएंट जाएगा अपॉन में, मतलब 2 हो जाएगा हमारा 1/2, और हमारा प्रोडक्ट जो वही रहेगा dP/dt, मतलब -1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये 2 इधर जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dR/dt क्या आएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ dP/dt। अगर रिएक्शन ऐसी हो हमारे पास, रिएक्टेंट गिव्स हमको प्रोडक्ट 2P, R गिव्स 2P, तो हमारे पास प्रोडक्ट के पास क्या चला जाएगा, कोफिशिएंट उसका अपॉन में चला जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा 1/2 dP/dt। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो हमारे पास dP/dt इक्वल्स टू -2 dR/dt। ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। कोई भी जनरल रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। इसका रेट एक्सप्रेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की पावर ये जो है, और X पावर कुछ भी हो सकती है, X और Y की वैल्यू, और B की पावर Y। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो लगाएंगे कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और A है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ A, B है कंसंट्रेशन ऑफ B, X और Y है हमारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यूज़ है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल, इनको थ्योरेटिकल कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगला है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखा हुआ है, X और Y की वैल्यू हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन है, X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। और अगर x की वैल्यू हमारे पास मान लो 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, मतलब 1 + 1 इक्वल्स टू 2, तो ये जो 2 आया ये क्या होगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर x की वैल्यू आती है 0.5 और y की वैल्यू आती है 1, x इक्वल्स टू 0.5, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 0.5 इक्वल्स टू 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फ्रैक्शन में भी हो सकता है और होल नंबर में भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है, हमारे पास जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो कोलिजन्स वगैरह कितने मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बन रहा है A प्लस B, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी होनी चाहिए 2। लेकिन एक कंडीशन और है कि हम जो मॉलिक्यूलरिटी बताते हैं वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही बताते हैं। अगर हमको बोला जाए कि A और B एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है और पूछ लेता है मॉलिक्यूलरिटी क्या है रिएक्शन की, तो हम ऐसे में मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते। हम मॉलिक्यूलरिटी उनकी बताएंगे सिर्फ जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी। इसी को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। द गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। इसने पहले ही बता दिया जितनी भी रिएक्शंस नीचे गिवन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है हमारे पास, तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी हम निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा है 2HI, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं H2 + I2 में, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 2 हमारे पास किसके मॉलिक्यूल लग रहे हैं, NO के, और एक लग रहा है ऑक्सीजन का, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2 + 1 = 3। हमको ऐसे मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस की हम बता सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जीरो ऑर्डर के लिए मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, k के बराबर। मतलब कि हमको समझ आ रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये हमारा कौन सी इक्वेशन की कंडीशन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी यहाँ से A0 - A अपॉन में T, और ये आ गई इसकी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल्स टू, यहाँ T हाफ आएगा, सॉरी, T हाफ इक्वल्स टू A0 अपॉन में 2K, ये आ जाएगी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। अगर इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप आता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ K के बराबर। माइनस साइन का मतलब है कि स्लोप जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर स्लोप ऐसा होता तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हमको देखने के लिए मिलती।
नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ए रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रेट कैसे डिपेंड करेगा, पावर में 1 पे डिपेंड करेगा। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में 0 पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर में 1 पे डिपेंड करता है और सेकेंड ऑर्डर में पावर जो है 2 पे जाके डिपेंड करना स्टार्ट करती है। रेट इक्वेशन का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला K इक्वल्स टू 2.30 लॉग ए नॉट अपॉन में ए। लॉग कैसा है, ये बेस 10 वाला लॉग हमारे पास है। हाफ लाइफ क्या है इसकी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। और हमें याद रखना टी हाफ और इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे हाफ लाइफ हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, कहीं पर भी फॉर्मूले हमने ए नॉट नहीं लिखा है तो ए नॉट पर डिपेंड नहीं करती है। किस कंडीशन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है सिर्फ, बाकी जगह हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास रेट कांस्टेंट का 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट। ए नॉट हमारी क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए है हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो बच गई है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी ए है और प्रोडक्ट हमारा 0 है, थोड़ी देर बाद इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन बच रही है 90 बच रही है और 10 हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो चुका है, तो ए नॉट हमारा 100 है और जो बची कंसेंट्रेशन वो 90 है ना कि 10। ये हमको ए लेके चलना है जो बच गई है। तो ए नॉट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और ए हमारी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन लेफ्ट ऑफ ए। हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखेंगे इसका, टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन के ए नॉट। नेक्स्ट है हमारी आरएनएस इक्वेशन, लिखते हैं के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये है रेट कांस्टेंट, ये है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ये ई ए है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। आर है हमारा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दोबारा लिखते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये हमारी है आर की वैल्यू। टेम्परेचर हम लेंगे केल्विन में। अगर हम दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं एल एन की वैल्यू, तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन और ए इंटू बी। अगर फॉर्मूला लगाएंगे हम तो ये ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एल एन और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो एल एन ई क्या होता है हमारे पास, देखो इसको ऐसे होगा, ये पावर चली जाएगी बाहर, माइनस ई ए अपॉन में आर टी, एल एन ई बचेगा हमारे पास और एल एन ई होता है हमारे पास 1, इसलिए यहाँ से ये हट गया, ये बचेगा माइनस ई ए अपॉन में आर टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये फार्मूला जो है यूज़ हमको करना पड़ेगा। लास्ट हमारे पास वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, जब हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर पे 2 रेट कांस्टेंट होंगे, एक रिएक्शन जारी होगी पी पे लेकिन टेम्परेचर दूसरे दे रखे होंगे और टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, तो 2 हमारे पास K1 होंगे और 2 हमारे पास T1 होंगे, मतलब 2 टेम्परेचर होंगे, 2 रेट कांस्टेंट होंगे। इनकी वैल्यू पुट करके हम क्या निकालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास लॉग K2 अपॉन में K1, लॉग हमारा कौन सा है, लॉग बेस 10 वाला है, EA अपॉन में 2.303 R, R की वैल्यू वही 8.314 जूल में रखेंगे पर मोल पर केल्विन, और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी हमको किस में रखनी है, जूल में रखनी है। और यहाँ से 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। तो यहाँ से हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी क्वेश्चंस में। अगली वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।